आसिफ रशीद बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत जम्मू कश्मीर की खबरों से, जहां पर एक बड़ी तब्दीली इंतजामिया की तरफ से की गई है और इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जहां पर साल 1975 में जिस बोर्ड का कयाम अमल में आया, उसके नाम में तब्दीली की है। और नाम में तब्दीली यह हुई है कि रियासत जो स्टेट वर्ड था उसको खत्म कर दिया गया है। यह इकदाम एक साल से भी ज्यादा अरसे बाद सामने आया, जब हुकूमत हिंद ने दफा 370 की मनसूखी की थी और जम्मू कश्मीर को एक मरकजी खित्ते में तब्दील कर दिया था। जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के डिप्टी सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो हुक्मनामा जारी किया गया, उसके मुताबिक जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एक्ट से स्टेट को हज़फ करने का फैसला वजारत दाखिला, महकमा जम्मू कश्मीर और लद्दाख उमूर के जरिए जारी किए गए, जो एसओ के 3465 मुहर्रा 15 अक्टूबर 2020 की पैरवी में लिया गया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के तमाम अफसरान सब ऑफिसों, दफातर के अंदर, ब्रांच हेड्स के अंदर, वहां पर भी मालूमात और इसकी तहमील का हुक्म उन्हें दिया गया है ताकि इस पर अमल दरामद हो सके। लिहाजा उनके तमाम जो सरकारी मवासलात हैं, खतो किताबत हैं, जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के बजाय जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन उन्वान से की जाएगी और लफ्ज रियासत जो इस नाम से हटा दिया गया है, इससे हज़फ कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन अब इसे कहा जाएगा। पहले जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के नाम से इस तालीमी बोर्ड को जाना जाता था। 40 साल बाद एक बड़ी तब्दीली आई है और उस वक्त तब्दीली जब मरकज का जेर इंतजाम इलाका करार दिए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में करीब 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद यह बड़ी तब्दीली रोनमा हुई है। इस बीच हुक्मनामे में कहा गया है कि इस ज़िमन में किसी भी किस्म की अगर खिलाफ वर्जी होती है या तामील इसकी नहीं हो पाती है, तो इस सूरत में जो दहिनगान है, नाय दहिनगान के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकेगी। जम्मू कश्मीर दोनों सूबों के अंदर डिप्टी सेक्रेटरीज और स्टेट सेक्रेटरीज को यह जिम्मेदारी दी गई है, असिस्टेंट सेक्रेटरीज को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो तमाम शोबाजात, ज़िली दफ्तरों और जो शाखें हैं वहां पर सरबराहान को मालूमात फराहम करें। और इसके अलावा दरसी किताबों, खतो किताबत का जो सिलसिला है, इसके साथ भी बोर्ड के जरिए शाया और तजवीज़ करदा दीगर किताबों से रियासत के लफ्ज़ को बाज़ाब्ता तौर पर हज़फ कर दिया जाएगा। साथ ही यह भी बताया गया है कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एक्ट में तरमीम अक्टूबर या नवंबर में हुकूमत ने पहले ही बनाई थी, लेकिन फिर भी ये रियासतें जहां पर लफ्ज दरसी कुतब में नजर आता था और दफातर ने मोहरू की तब्दील नहीं की थी, जहां महीनों पहले इस एक्ट में की गई तरामीम के बावजूद भी रियासती लफ्ज या स्टेट का वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। लिहाजा इन तब्दीलियों को लाइन में लाने का हुक्म जारी करने का फैसला किया गया और रियासत लफ्ज बोर्ड के जरिए पहले ही छपी हुई जो किताबों के अंदर है, निसाबों में है, उसे देखा जाएगा, लेकिन वो नए तालीमी सेशन के लिए छपी हुई नई दरसी किताबों में के इस्तेमाल में नहीं होगा। यानी जो आने वाले सिलेबस होंगे, जो नए सेशंस के लिए सरकार की तरफ से या महकमा तालीम की तरफ से किताबें जारी की जाएंगी, उस पर इसका नाम नहीं होगा। साथ ही हुकाम ने कहा है कि हुकूमती हिदायत और जेके बोस एक्ट में की जाने वाली तरामीम के मुताबिक काम अब आने वाले दिनों में यानी मुस्तकबिल में जारी रखना है। बड़ी बात यह है कि अब जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो वो इसी नाम से जाना जाएगा, यानी स्टेट का वर्ड जो था लफ्ज रियासत, इस बोर्ड के नाम से अब हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। चलिए, बड़ी खबर इस वक्त जुनूबी कश्मीर से आ रही है, जहां पर जुनूबी कस्बा तराल के अंदर सीआरपीएफ पर हमला हुआ है। इस बीच यहां पर मिल्टन 2 की तरफ से हमला किया गया है। बस स्टैंड तराल में यह धमाका हुआ है। सीआरपीएफ ने इलाके का मुहासरा किया है। पुलिस के साथ मिलकर यहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। जो इब्तदाई रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं बस स्टैंड तराल में, जहां पर सीआरपीएफ ने इलाके का मुहासरा किया है, धमाके की आवाज सुनाई दी गई है और इस वाक़े के फौरन बाद इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। ये वो इलाका जो हसास तरीन मकामात में से एक है, जहां पर सबसे ज्यादा मूवमेंट गुज़श्ता बरसों में रही है। लेकिन अब इस वक्त यहां पर एक और खबर आ रही है कि बस स्टैंड तराल के आसपास जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इलाके के अंदर इस वक्त सर्च भी शुरू कर दिया है, जहां पर धमाके की आवाज सुनाई दी गई है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा न्यूज रूम का रुख करते हैं। हमारे सीनियर साथी साहिल अमीन हमारे साथ हैं। साहिल, क्या कुछ मजीद तफसीलात तराल से मिल रही हैं? बिल्कुल आसिफ, ये अभी जो त्राल से खबर आ रही है, जुनूबी कश्मीर के त्राल से, जिस तरीके से हमने देखा कि श्रीनगर एनकाउंटर में जो 3 लोग मारे गए थे, उसके बाद जुनूबी कश्मीर के अंदर 2 दिन हड़ताल रही थी। आज मामूल के मुताबिक यहाँ पर भी कामकाज शुरू हुआ था।
तो इस बीच यहाँ पर बस स्टैंड त्राल में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई गई, जिसके बाद लोगों ने महफूज मकामात की और जाने की कोशिश की। उस बीच फोर्सेज एहलकारों ने पूरे बस स्टैंड और उसके आसपास के इलाकों का मुहसरा किया। अभी तक जो खबर सामने आ रही है वो यही है कि जोरदार धमाके की आवाज यहाँ पर सुनाई दी गई, कुछ धुआं भी देखा गया। अभी तफसीलात का हम भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या आया ये ग्रेनेड धमाका है या कुछ और है, लेकिन फिलहाल जो इब्तदाई खबरें न्यूज रूम तक पहुंची है उनमें यही बताया गया है कि जोरदार धमाका हुआ है। लोग जो दुकानदार थे या जो बाजार में काम कर रहे लोग थे या दूसरे लोग थे, उन्होंने महफूज मुकामात की ओर जाने की कोशिश की और फोर्सेज एहलकारों ने यहाँ पर पूरे इलाके को मुहासरे में लिया है। कुछ देर के अंदर ये बात क्लियर हो जाएगी कि आया धमाका किस चीज का था जो यहाँ पर हुआ, जिसकी वजह से मामूल के कामकाज में खलल पड़ गई। यानी यहाँ पर नक्लो अमल आज जारी थी 2 दिन हड़ताल के बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर मामूल के मुताबिक यहाँ पर अभी जो न्यूज रूम में खबर आ रही है उसमें यही बताया जाता है कि यहाँ पर ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है। ताहम जो है कि यहाँ पर किसी जानी या माली नुकसान की अभी इब्तदाई खबरों में कोई ऐसी खबर नहीं आई है जिसमें मैं ये बताया गया हो कि कोई जानी या माली नुकसान की खबर है, लेकिन ग्रेनेड धमाका यहाँ पर हुआ है। अभी जो खबर यहाँ से सामने आ रही है कि यहाँ पर फोर्सेज एहलकारों को बंदूक बरदारों की जानिब से निशाना बनाने की कोशिश की गई, जोरदार धमाका हुआ है, उसके बाद पूरे इलाके को मुहसरे में बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। जनूबी कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, सीआरपीएफ और पुलिस ने इलाके का मुहसरा कर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्रेनेड हमले की खबर सामने आ रही है, हालांकि पुलिस की तरफ से इसकी तस्दीक किए जाना भी बाकी है। किसी तरह के नुकसान की भी फिलहाल इतलात मौसूल नहीं हुई है, लेकिन बस स्टैंड तराल का इलाका, जिस तरीके से साहिल बता रहे थे कि इस इलाके के अंदर 2 दिन हड़ताल के बाद आज मामूल की जिंदगी दोबारा पटरी पर लौटी थी, कामकाज दोबारा शुरू हुआ था, लेकिन इसी दौरान यहां पर जोरदार धमाका हुआ। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाके के अंदर यहां पर ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है, लेकिन थोड़ी देर में इंतजार हमें मजीद तफसीलात का भी रहेगा कि पुलिस, सीआरपीएफ या फौज की तरफ से इस हवाले से ऑफिशियल कंफर्मेशन दी जानी बाकी है। बात कोविड-19 के हवाले से भी करते हैं, क्योंकि कोरोना वैक्सीन की जहां पर वैक्सीनेशन मुहिम से जो वाबस्ता मसाइल हैं, इनके निशानदेही करके उन्हें दूर करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। और इसी तौर पर इसी सिलसिले में आज मुल्क भर में 116 अजला में 260 मकामात पर ड्राई रन का आगाज हो गया है। मुल्क की 4 रियासतों में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन यानी रिहर्सल की कामयाबी के बाद मरकजी हुकूमत ने मुल्क के तमाम रियासतों और मरकज के जेर कंट्रोल इलाकों में ड्राई रन का ऐलान कर दिया है। और मरकजी जहां पर वजारत सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने भी कहा है कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक मुल्क के तमाम रियासतों और मरकज के जेर कंट्रोल इलाकों में कोरोना वैक्सीन की वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन की मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। यहां पर यह बात भी बताते चलें कि ड्राई रन के दौरान वैक्सीनेशन मुहिम से मुतल्लिक पूरे तरीकाकार पर अमल किया जाता है, गोया वाकई वैक्सीनेशन मुहिम चलाई जा रही है। काबिल जिक्र है कि ड्राई रन के दौरान वैक्सीनेशन मुहिम से मुतल्लिक तमाम कार्रवाइयों पर अमल दरामद किया जाता है और इससे कोरोना वैक्सीन के हवाले से तैयार किया जाता है वन ऐप बैरूनी माहौल में, जहां पर मेंस की तरह से काम करता है। और इसके बारे में यह भी मालूम हो जाएगा कि इससे निपटने के तरीकाकार क्या होने चाहिए। चैलेंजेस जो सरकार के सामने हैं आज इस मुहिम में सामने आ जाएंगे। देखिए, आप जानते हैं कि पिछले साल के अंत में 4 स्टेट्स में हम लोगों ने इस प्रकार का ड्राई रन किया था। उस 4 स्टेट्स में जो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ड्राई रन के अंदर जो फीडबैक्स मिले, उन फीडबैक्स में से जो भी हमें हमारी डिटेल्ड गाइडलाइंस में और फर्दर इम्प्रूवमेंट्स, एनहेंसमेंट्स, बेटरमेंट करना था, वो सब और फर्दर छोटे छोटे भी इनपुट्स अगर कोई मिले, उनको हम लोगों ने इम्प्रूव करके सारे देश को गाइडलाइंस को इम्प्रूवमेंट्स के साथ शेयर किया। कल भी सारे देश के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्रालय में कई बार कोऑर्डिनेशन हो चुका है, फाइनल फिर से कोऑर्डिनेशन किया है। और आज पूरे देश में सभी स्टेट्स में और सभी यूनियन टेरिटरीज में लगभग 119 डिस्ट्रिक्ट्स में इसी प्रकार के 260 ऐसे स्थान जहां की वैक्सीनेशन जब शुरू होगा
वहाँ पर लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, वहाँ पर इसी प्रकार का ड्राई रन या इसी प्रकार की मॉक ड्रिल, जिसमें लगभग वो सब काम जो बारीक से बारीक चीज़ें भी हो सकती हैं उनको ट्रायल के रूप में किया जा रहा है और उसका विश्लेषण, उसको देखना, एक्सेप्ट एक्चुअल वैक्सीन को देने के अलावा सारे काम किए जा रहे हैं। और उसी कॉन्टेक्स्ट में आज दिल्ली में भी ये एक्टिविटी 3 स्थानों पर हो रही है, जिसमें से एक स्थान ये गुरु तेग बहादुर अस्पताल है, जिसमें यहाँ का जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया चलेगी, जो बेनिफिशरीज पोटेंशियल हैं, हमारा कोविन प्लेटफॉर्म कैसे काम करेगा, कैसे लोग आकर वेटिंग रूम में बैठेंगे, कैसे वैक्सीनेशन लेने के बाद वो ऑब्जर्वेशन के अंदर बैठेंगे, आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में उनको रखा जाएगा, कैसे अगर कोई एडवर्स इवेंट होता है फॉलोइंग वैक्सीनेशन, उसको मैनेज करने के लिए क्या इमरजेंसी व्यवस्था है, क्या उसके लिए इमरजेंसी किट्स हैं, एड्रेनलिन दवाई है, उसको शिफ्ट करने के लिए, उसके लिए एक्सपर्ट्स के लिए ये जो जो व्यवस्थाएं हैं, ये सारी चीज़ों को आज, और जो फिर वैक्सीनेटर्स और उनके साथ जो उनके हेल्पर्स हैं उनको भी डिजिग्नेटेड काम दिया गया है, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 करके अलग अलग सबके काम हैं। तो मुल्क भर के अंदर ड्राई रन का आगाज हो चुका है और दिल्ली में जहां पर मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि खुद पेशे से डॉक्टर भी हैं और उनका तजुर्बा शायद आज यहां पर काम आए, मुल्क के अंदर ड्राई रन का आगाज कर दिया गया है। यानी इस ड्राई रन का इंतजार इसलिए भी था कि तैयारियां सरकार की क्या कुछ है, जमीनी सतह पर उन मकामात की भी निशानदेही हो सकेगी जहां पर इस वैक्सीन को अमल में लाया जाना है। इस पेशरफ्त को आगे बढ़ाया जाएगा और सरकार की जो कोशिशें थी वो रंग लाएंगी या नहीं। बड़ी बात यह थी कि अब इस ड्राई रन के तहत सरकार पता लगाने की कोशिश करेगी कि तैयारी किस हद तक की मुल्क के अंदर है। भारत जो अक़वाम मुत्तहिदा में बरसों से इस्लाहात के लिए जद्दोजहद करने में पेश रहा है, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा की ताकतवर सलामती काउंसिल में 2 बरस के लिए गैर मुस्तकिल रुकन की मियाद शुरू की है। भारत 2021 और 22 के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के जहां पर 15 रुकनी सलामती काउंसिल में गैर रुकन मेंबर के तौर पर बैठेगा और यह 8वीं बार होगा जब भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन होगा, जहां पर ओहदा संभाल लिया गया। साल 2021 में भारत, कीनिया, आयरलैंड, नॉर्वे और मेक्सिको भी जो नॉन परमानेंट मेंबर गैर मुस्तकिल रुकन ममालिक होंगे। इसके साथ साथ दीगर कुछ ऐसे दुनिया भर के ममालिक जो भारत के साथ यहां पर 2 बरसों के लिए अपने इस सफर का आगाज कर चुके हैं। भारत अगस्त 2021 में सलामती काउंसिल का सदर होगा। 2022 में भी 1 माह के लिए सलामती काउंसिल की सदारत की उसे जिम्मेदारी निभानी है और सलामती काउंसिल जो यहां पर सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशंस की, इसकी सदारत हर एक मुल्क को 1 माह के लिए, जहां पर अंग्रेजी हुरूफ तहजी के मुताबिक दी जाती है। और सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भारत के मुस्तकिल मंदूब TST मूर्ति की तरफ से, जहां पर उनकी तरफ से भी पहला बयान सामने आया कि तब्दीलियों की जरूरत है, चेंजेस की जरूरत है, इस्लाहात को तब्दील करने की जरूरत है। और जहां पर इंसानी और तरक्की को फरोग भारत देगा तो सलामती काउंसिल के मेंबर ममालिक के दरमियान बेहतर तालमेल पर जोर भी दिया गया है। भारत का पैगाम यह भी होगा कि हम कैसे तनू में यकजा हों, मुख्तलिफ सूरतों में अक़वाम मुत्तहिदा भी यहाँ पर जो मुख्तलिफ ममालिक जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है वो एक साथ हों, और ये कुछ ऐसा है जो एक मुल्क की हैसियत से भारत काउंसिल में ले जाएगा। इस बीच त्रिमूर्ति ने यह भी कहा कि भारत काउंसिल में ताउन पर लाजमी तौर पर जोर देगा और इसी तरीके से ये काम जारी रखने की कोशिश होगी जिस तरीके से शराकतदारी दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के साथ उसकी रही है। मामलात पर फैसला साजी नहीं होती, वजह कोई इस तरह की होनी चाहिए जहां पर तब्दीली हो। भारत का ये मौक़िफ़ रहा है और इस्लाहात की या तब्दीलियों की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जिस पर प्राइम मिनिस्टर भी काफ़ी वक्त जोर देते रहे हैं। बाहमी ताउन का जहां पर ढांचा मजबूत करना है या फिर पार्टनरशिप्स की बात आती है, मुख्तलिफ ममालिक कंट्रीज जो है एक साथ आती हैं, तो जहां मसाइल का हल निकालने की कोशिश होगी वहां भारत की भी अब एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। गैर मुस्तकिल रुकन नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो अगले 2 सालों के लिए होगा और इसकी सदारत भी भारत को मिलने वाली है। सीधा डॉक्टर
भूषण दीवान साहब का रुख करते हैं, एक्सपर्ट हैं फॉरेन अफेयर्स के, इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया भूषण दीवान साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम में। किस तरीके से आप इस बड़ी पेशरफ्त को देखते हैं, एक नई डेवलपमेंट जिसके तहत भारत को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है साउथ एशिया के लिए या पूरी वर्ल्ड के लिए? भारत का नॉन परमानेंट मेंबर बना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, बतौर फॉरेन एक्सपर्ट आप किस तरीके से देखते हैं? आसिफ जी, ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है जी। और ये फुल वर्ल्ड के लिए है। आपको पता होगा कि G4 का ग्रुप है, इंडिया, ब्राजील, जर्मनी, जापान, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि यूएनओ के परमानेंट मेंबर्स बने। ये परमानेंट, अभी तो हम नॉन परमानेंट आए हैं ना, तो नॉन परमानेंट बने, बिल्कुल। तो उनका भी सपोर्ट बहुत है। और ये देखिए, पिछली बारी इसके पहले 2011-12 उसमें हमें 191 वोट्स पूरे पड़े थे, हमें 187 मिले थे। और इस बारी 10 साल के बाद रफी हमें अभी 184 वोट्स मिले हैं। पर बहुत कुछ काम हो सकता है, क्योंकि पिछले 5-6 सालों में मोदी साहब के चलते इंडिया का जो विजिबिलिटी है, एक्सेप्टेंस है, काफी हाई ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो काफी कुछ एक्शन लिया जा सकता है पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि वर्ल्ड एक बड़ी भारी रिफॉर्म पेंडिंग है। आसिफ जी, ये बड़ा क्लोज ग्रुप है, 5 कंट्रीज इसको रूल कर रही हैं और कानून बनाने वाले भी यही थे, यूएनओ के लॉज बनाने वाले यही लोग थे। हालांकि प्रियम्बल में, चार्टर में, यूएनओ के चार्टर में कहा गया था कि सभी को इक्वलिटी मिलेगी, पर इक्वलिटी है नहीं। ये 5 लोग ही फाइनल पावर रखते हैं, तो ये बड़ा भारी रिफॉर्म की जरूरत है यूएनओ में। तो ये इस 2 साल में होना चाहिए, ताकि एक ये ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव गाइडिंग बॉडी जो है, वीटो वाली बात जो है, खाली 5 मेंबर ना रखें, एक काफी डिस्ट्रीब्यूटेड पावर हो, तभी ये ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, तभी ये इंटरनेशनल डेमोक्रेसी की बात है, नहीं तो बात अधूरी है। बिल्कुल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जिस बैलेंस की भारत सरकार बार बार बात करती आई है, अब चूंकि इसका मेंबर भी बन गया है, जो जिम्मेदारी दी गई है, क्या इस तरीके से इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है? जो जब आप कोई इशू रखते हैं वो वाकई में पूरा हो जाएगा जब आप मेंबर के हैसियत से काम करते हैं, ग्रुप का हिस्सा होते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं, तब आप कह रहे हैं कि चेंजेस होनी चाहिए। क्या वाकई में बड़ी चेंज हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2 सालों के अंदर हो? एक्चुअली आपने बिल्कुल ठीक बात कही आसिफ जी। लीगल पावर्स, लीगल अथॉरिटी इतनी ज्यादा नहीं है, और 2 चीजें होती हैं, एक लीगल है और एक्चुअल या फैक्चुअल, जिसे कहा जाता है डी फैक्टो, डी जोरे। जोरे ज्यादा ना हो, पर डी फैक्टो इंडिया की विजिबिलिटी, एक्सेप्टेंस बड़ी अच्छी है, और पीस कीपिंग में भी है। वो तो ट्रेडिशनली रही है, हमारी फौजें, आर्मी, इंडियन आर्मी हर जगह मैक्सिमम नंबर ऑफ यूएन ऑपरेशंस में उन्होंने भागीदारी प्रस्तुत की है। और सबसे बड़ी बात मैं ये समझता हूं, दुनिया जो है मिलिट्री पावर को भी देखती है। जिस टाइप से चीन आगे आया है, 9 महीने 10 महीने हो गए और सबको दबा रहा है, और इंडिया ने उसको एक चेकमेट किया है, रोका है, और उसको रोकने वाला कोई है नहीं ऑन द ग्राउंड। तो ये भी दुनिया देखती है कि इंडिया खाली बात नहीं कर रहा है, इंडिया के पास पावर है। तो इनके चलते मेरी समझ में काफी होप है कि कुछ चीज आगे निकले। एक आखिरी चीज आपसे जानना चाहूंगा, जो आपने चीन का जिक्र किया, तो पड़ोसी मुल्क के साथ भी हमारे रिश्ते बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि सीमा पार से भी काफी कुछ होता रहा, जिसकी वजह से नाराजगियां या घमासान कह लीजिए, या फिर जिस तरीके से तनाव बढ़ा है सीमा पर, उसका असर हमने दिल्ली और इस्लामाबाद में देखा है। यूएनएससी का मेंबर बनना भारत का इस समय में, क्या पड़ोसी मुल्कों पर भी वाकई में एक दबाव है, खासतौर से चीन और पाकिस्तान पर, जो बिल्कुल दाएं और बाएं, जहां पर छेड़खानी काफी ज्यादा हुई है? एक्चुअली दबाव है भी सही और नहीं भी सही, क्योंकि आप ये एशिया पैसिफिक इस ग्रुपिंग को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, ऐसे के ग्रुप बने हुए हैं, 186 नेशंस दुनिया में है। तो उसके अंदर एशिया पैसिफिक का जो है 2019 में 55 कंट्रीज ने हमें ओके किया था कैंडिडेचर को। इलेक्शंस तो हुई है 2020 में, पर 2019 में 55 मेंबर्स ने हमें ओके किया था
सपोर्ट किया था कैंडिडेचर को। बाय द वे आसिफ जी, उन 55 के अंदर चीन और पाकिस्तान ने भी यस किया था। पर पॉइंट ये आ रहा है कि मेरी समझ में चीन की बात अगर देखें तो जो चीन पूरी दुनिया के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है, सही तरीके से गलत तरीके से, इकोनॉमिक पावर से मिलिट्री पावर से, उसको चेक करने के लिए मेरी समझ में पूरी दुनिया चाहेगी कि इंडिया ज्यादा मजबूत बने, ज्यादा मजबूती से सामने आए। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है। अच्छा डेवलपमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए, समय निकालने के लिए। डॉक्टर भूषण देवान साहब फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं और बात कर रहे थे भारत के हवाले से, जहां पर गैर मुस्तकिल नुमाइंदा भारत बना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जिसका इंतजार काफी वक्त से था। अब चूंकि सदारत भी मिलेगी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए हमारे लिए। थैंक यू। अब बढ़ते हैं यहां से आगे, बात जरा कुछ जम्मू कश्मीर के कुछ और मामलात की, क्योंकि खबर इस वक्त जनूबी कश्मीर से भी और आ रही है, जहां पर थोड़ी देर पहले हमने खबर ब्रेक की थी कि जनूबी कस्बा तराल के अंदर जहां पर एक हमला हुआ है, इस हमले में कुछ लोगों के अब जख्मी होने की भी इतलात मौसूल हो रही है जनूबी कस्बा तराल से, जहां से खबर आ रही है कि ग्रेनेड हमला हुआ जिसमें आम शहरी भी जख्मी हुए हैं। अभी तक की तफसीलात जो हमें मिल रही हैं उसके मुताबिक 7 से 8 लोग जो जख्मी हुए हैं, और जो पुलिस की तरफ से या साथ ही सिक्योरिटी इदारों की तरफ से अब तक इस पर कंफर्मेशन होना बाकी थी, उसका लगभग इंतजार खत्म हो रहा है। और इस हमले में जनूबी कस्बा तराल के अंदर जहां पर बस स्टैंड के करीब यह हमला हुआ, ग्रेनेड अटैक हुआ, इसमें अब आम शहरियों के जख्मी होने की भी खबर सामने आ रही है। इस वक्त बड़ी खबर जो कि साउथ कश्मीर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से, तराल इलाके से, बस स्टैंड के करीब, जहां पर आपको याद होगा कि श्रीनगर एनकाउंटर के बाद लोगों में नाराजगी काफी थी और इस वजह से लगातार 2 दिन हड़ताल रही, इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल रही पूरे जिले के अंदर। और तराल में जहां पर अब से थोड़ी देर पहले आज कारोबार दोबारा शुरू किया गया था लोगों की तरफ से, मामूलात जिंदगी लगभग बहाल होती नजर आ रही थे, लेकिन थोड़ी देर पहले यहां पर हमले की खबर मौसूल हो रही है, इसमें आम शहरियों के भी जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है। बड़ा अपडेट, साहिल अमीन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। जी आसिफ, अगर हम इस ग्रेनेड हमले की बात करेंगे तो ये बिल्कुल बस स्टैंड तराल पे आज सुबह हुआ। तो और उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर हालात बने थे, और पहले इब्तिदाई खबरों में 2 आम शहरियों के जख्मी होने की खबर जो सामने आई थी, उसके बाद अब पूरी तफसीलात जो हमारे पास पहुंची है उसमें बताया जाता है कि 8 सिविलियन जो है वो यहाँ पर जख्मी हुए हैं, जिनमें 5 खवातीन और 3 मर्द शामिल है। ये उस वक्त ये हमला हुआ है जब यहाँ पर फोर्सेस की गाड़ियां गुजर रही थी बस स्टैंड के करीब से। तो बस स्टैंड पहुंचते ही यहाँ पर बंदूक बरदारों ने इन पे ग्रेनेड हमला किया, जो निशाना चूक कर फट गया, और इसमें 8 आम शहरी जो है वो जख्मी हुए हैं, और उनमें 5 खवातीन और 3 मर्द शामिल है, जिन्हें सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। यहाँ पर जो अस्पताल इंतजाम है उनकी जानिब से जो तफसीलात फराम की गई उसमें कहा गया है कि माइनर इंजरीज है, कोई शदीद जख्मी नहीं है, लेकिन उनका इलाज मुआवजा जो है वो जारी है। और उसके बाद पूरे इलाके को यहाँ पर मुहसरे में लिया गया। इस इलाके के अंदर सिक्योरिटी काफी सख्त थी, इंटरनेट बंद था, सीआरपीएफ, फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस मुश्तरका कार्रवाइयां यहाँ पर चला रही थी। तमाम तर कारोबार ठप होने के बावजूद, इसके बावजूद इस तरह की हलचल, क्या इतना बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न वाकई में सिक्योरिटी इदारों के लिए ये हसास तरीन इलाके के अंदर एक मेजर कंसर्न हो सकता है? बिल्कुल आसिफ, अगर हम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जिस तरीके से आज 2 दिन के बाद यहाँ पर मामूल का कारोबार जो है वो दोबारा से शुरू हुआ था, आम जिंदगी जो मुतासर हुई थी 2 दिन के अंदर वो बहाल हुई थी, और सुबह सुबह दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे, पटरी वाले, रेडी वाले, और लोगों की आवाजाही यहाँ पर थी। तो शायद उस वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी रीजन को लेकर अगर कहा जाए तो यहाँ पर ऐसा ये सामने नहीं आ रहा था कि ऐसा वाक़ा भी पेश आएगा, लेकिन इस बीच बंदूक बरदारों ने फोर्सेस एहलकारों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन ग्रेनेड जो है वो निशाना चूक कर फट गया, और उसमें आम शहरी जो है 8 आम शहरी वो जख्मी हुए हैं। और उसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया गया है, सिक्योरिटी सख्त की गई है, तलाशी कार्रवाई अभी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। साउथ कश्मीर के अंदर जहां पर तराल के अंदर ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है, 8 आम शहरी जख्मी हुए हैं, इस वक्त बड़ा अपडेट आ रहा है, और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया। 8 शहरी जख्मी हुए हैं। चलिए अब आपको श्रीनगर सीधा लिए चलते हैं, जहां पर कोरोना वैक्सीन की इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर मुहिम चल रही है।
आज का रिहर्सल जो 260 इलाकों के अंदर 116 डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू हुआ है। श्रीनगर से इस वक्त क्या कुछ डिटेल्स हैं, हमारी सीनियर साथी इस वक्त हमारे साथ हैं सैयद तजम्मुल। सैयद तजम्मुल, अपडेट कीजिएगा, श्रीनगर के अंदर क्या कुछ तैयारियां हैं वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि श्रीनगर पर सबकी नजरें कश्मीर वैली के अंदर भी टिकी हैं। बिल्कुल आसिफ, चूंकि हम उसी इलाके की ओर इस वक्त जा रहे हैं, सबसे पहले ये ऊपरी इलाके आउटस्कर्ट जो श्रीनगर के हैं, निशात, शालीमार, और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल रहने वाली जो है वहां पर इसकी शुरुआत की जा सकती है, जिसमें न सिर्फ डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, चीफ मेडिकल ऑफिसर श्रीनगर, बल्कि सीनियर जो मेडिकल अफसरान हैं उनकी क़यादत में एक टीम कल ही तश्कील दी गई थी जो कि इन इलाकों का दौरा करेगी और उसके बाद जो रिपोर्ट है वो वापस सबमिट करेगी। और शुरुआत निशात के बाद अब जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल में अब तैयारियां जोरों पर है और कुछ ही देर बाद जो है यहां से इस मुहिम का आगाज किया जाएगा। शहर श्रीनगर सबसे ज्यादा मुतासिर रहा। जब आप जम्मू कश्मीर के तमाम अजला की बात करें, आबादी के तनासुब से, जोग्राफियाई तनासुब से, जब आप श्रीनगर शहर को देखते हैं तो शहर में सबसे ज्यादा इलाका जो है उसमें डाउनटाउन ही ज्यादा मुतासिर रहा। यही वजह है कि डाउनटाउन के रहने वाले इलाके में मौजूद इस अस्पताल में आज से इसका जो है टेस्ट रन बाज़ाब्ता तौर पर शुरू किया जाएगा और जिसमें NHM से वाबस्ता एहलकार और उसके बाद हेल्थ मेडिकल डिवीजन में सीनियर अफसरान की क़यादत में टीमें जो इस वक्त है वो मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंच चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनगर से अपडेट करने के लिए। तो आज की मुहिम जो वादी कश्मीर के अंदर भी शुरू हुई, 116 इलाके, 16 डिस्ट्रिक्ट, 260 ऐसे इलाके जहां पर इस वैक्सीन की मुहिम आगे चलेगी और इस रिहर्सल को आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार की तैयारियां क्या हैं वैक्सीनेशन के लिए, जो तकसीमकारी का अमल होगा उसके लिए एक बड़ा प्रोसेस जिसकी शुरुआत मुल्क भर में राजधानी दिल्ली से शुरुआत हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी मुहिम का आगाज थोड़ी देर बाद होने वाला है। खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।